तो अब हम पढ़ेंगे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। इससे पहले हमने पढ़ा था कैबिनेट मिशन 1946 में। अब 1947 के लिए हमें इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट दिया था, जिसमें एक डेट मेंशन की गई थी 15 अगस्त 1947। इसमें क्या हुआ था, दो डोमिनियंस सेपरेट हो गए थे, इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग कंट्री बन गया था, जिससे उनकी खुद की सोवरेनिटी चलेगी अब, ठीक है, अपना रूल चलेगा। इसके बाद आफ्टर दिस डेट, किस डेट के बाद, ये 15 अगस्त 1947 के बाद, ब्रिटिश विल नॉट कंट्रोल एनी प्रोविंस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और बोथ डोमिनियंस विल फ्रेम लॉज। मतलब इस डेट के बाद 15 अगस्त के बाद कोई भी ब्रिटिश कोई भी रूल नहीं चलेगा, कोई भी प्रोविंस को वो कंट्रोल नहीं करेगा, और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है बोथ डोमिनेंस इंडिया और पाकिस्तान की, वो क्या करेगी, अपने लॉ को फ्रेम करेगी और अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पेक्टिव टेरिटरीज अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी हर कंट्री की, इंडिया की भी और पाकिस्तान की भी, और वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लॉज को फ्रेम करेगी और उसके हिसाब से अपनी अपनी टेरिटरी के लिए वो अपने लॉज को गवर्न करेगी और उसके हिसाब से चलेगी। टिल न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इज फॉर्म, डोमिनेंस विल एक्ट अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अब जब तक इनका ये कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह बनता नहीं है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में जाके बना था, तो 47 से लेके 53 साल जो भी चल रहा है, फिर लॉ मतलब कंट्री किस लॉ से गवर्न होगी, तो ये बोला गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से जब तक इनका नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता और कोई इशू होते हैं कंट्री में या फिर कोई भी चीज़ें होती है, तो वो सब इस लॉ से, इस एक्ट से गवर्न होगी। दिस एक्ट लैप्स, ये जो एक्ट था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, इसने क्या लैप्स कर दिया, ब्रिटिश की पैरामाउंटेंसी ओवर इंडियन स्टेट्स, मतलब ब्रिटिश का रूल खत्म कर दिया, लैप्स कर दिया उसको, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। अब उसके बाद हम नया टाइमलाइन स्टार्ट करेंगे। 1947 तक का टाइमलाइन खत्म हो गया, अब 1948 से स्टार्ट करेंगे, ओके। अब हमारी टाइमलाइन चेंज हो गई है और अब हम पढ़ेंगे 1947 से लेकर 1950 तक, जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए हमें चाहिए क्या था, मतलब लोगों की डिमांड क्या आ रही थी। सबसे पहले डिमांड थी डेमोक्रेसी, एक डेमोक्रेटिक कंट्री हो जिसमें कौन से आइडियाज़ फॉलो होते हो। सबसे पहले जस्टिस, किसी ने कोई भी कुछ गलत किया है या फिर किसी के साथ गलत हुआ है तो उसको जस्टिस मिलनी चाहिए। लिबर्टी होनी चाहिए। जब ब्रिटिशर्स के टाइम पे थे हमारे पास कोई भी लिबर्टी नहीं थी, ना ढंग से रहने की, ना इकोनॉमिक लिबर्टी, ना सोशल लिबर्टी, कुछ भी लिबर्टी नहीं थी। हम एक रूल के अंडर इतनी मुश्किल से इतने 200 ईयर्स निकाले थे, उसके बाद हम डिमांड करते थे लिबर्टी की। इसके बाद पॉइंट आता है इक्वालिटी। इक्वालिटी, जो जितना भी डिस्क्रिमिनेशन कर रखा था ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ कलर, ऑन द बेसिस ऑफ क्रीड, ठीक है, जेंडर, या फिर इन सब चीज़ों पे इतना सारा डिस्क्रिमिनेशन हो रखा था, तो उस सब को हटाने के लिए भी डेमोक्रेसी का इस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए और इसके इक्वालिटी के प्रिंसिपल्स पे होना चाहिए। चौथी बात आती है फ्रेटर्निटी, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स हो गए। इसके बाद अब प्रोविंशियल असेंबली में क्या हुआ, इनडायरेक्ट इलेक्शंस हुए, जिसमें से 296 सीट्स थी किसकी, ब्रिटिश इंडिया की, जिसमें से कांग्रेस को तो 211 सीट्स मिली और मुस्लिम लीग को 73 सीट्स मिली, ओके। तो ये ऐसे ऐसे इनके प्रोविंस, जहाँ जहाँ जिन जिनको सीट मिली उन जगह पे उन, जैसे किसी जगह पे मुस्लिम लीग को मिली तो उसका वो प्रोविंस बन गया, और किसी जगह पे कांग्रेस को मिली तो उसका वो टेरिटरी बन गया, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इंडिया बिकम सोवरेन बॉडी आफ्टर एक्ट ऑफ 19, ओके, पता नहीं वीडियो फिर रुक गया, ठीक है, कोई बात नहीं, वापस पढ़ लेते हैं। इंडिया बिकम सोवरेन बॉडी आफ्टर एक्ट ऑफ 1947। तो इंडिया जो थी वो एक सोवरेन बॉडी बन गई थी। अब सोवरेन का मतलब हम देख रहे थे, सोवरेन का मतलब क्या होता है, कोई भी कंट्री है, जैसे इंडिया एक अभी सोवरेन कंट्री है, कैसे बनती है कि हमारे जो इंटरनल अफेयर्स है, हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स है, या फिर हमारे कोई भी फॉरेन अफेयर में इंडिया खुद अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन लेती है। कोई भी कंट्री उस पर रूल नहीं करती या फिर कोई भी कंट्री के सप्रेस नहीं करती इंडिया को, वो अपने डिसीजंस खुद लेती है। तो इंडिया पहले एक सोवरेन बॉडी नहीं था, बट आफ्टर द एक्ट ऑफ 1947 इंडिया बिकम अ सोवरेन बॉडी, ठीक है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर्स का मेंशन किया गया है जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे, जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया था। तो सबसे पहले हमारे आते हैं जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आज़ाद, गोपाल स्वामी अयंगर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राधाकृष्णन और लियाकत अली खान, ख्वाजा निज़ामुद्दीन, आई एम रियली सॉरी अगर मैं कुछ गलत प्रोनाउंस कर दी हूँ, और एच एम कुंजरू, और भी बहुत सारे लोग थे जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम में बहुत अच्छा रोल करके गए हैं। तो अगर आपको चाहिए तो मैं आप लोगों को कमेंट कर देना, तो मैं उन सारे मेंबर्स का एक अलग से वीडियो बना दूँगी, उनके क्या क्या काम थे।
तो दैट्स ऑल फॉर ये फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम वापस से ये फ्रेम हुआ कैसे, एक्चुअली कितना टाइम लगा, कैसे कैसे फ्रेम हुआ, तो वो पढ़ेंगे। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे फ्रेमिंग ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले नई कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की शुरुआत कैसे हुई। तो जो पहली मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, 9 दिसंबर को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 में टेम्पररी चेयरमैन बनाया था डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को, ठीक है। उसके बाद एक और वापस से मीटिंग होती है 11 दिसंबर, 2 दिन बाद 1946 में। उसमें परमानेंट चेयरमैन इलेक्ट कर दिया गया था किसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ये नेम डेट सब याद रखना, ठीक है। इसके बाद मुस्लिम लीग बॉयकॉटेड द असेंबली। अब मुस्लिम लीग को तो क्या, एक तो वैसे वोट्स कम मिले और फिर उनको पता चल गया कि हम वैसी माइनॉरिटी में, तो हमें अपने सेपरेट नेशन की डिमांड किए थे। और इनमें जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो उसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसको बोलते मैं तो नहीं आऊँगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुआ, जो अभी क्या कहलाता है, प्रियम्बल कहलाता है, ठीक है, जो कि जवाहरलाल नेहरू ने पास करा था। और इसमें क्या दिखाया था, सब्सटेंशियल प्रोग्रेस दिखाई थी असेंबली में कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, कैसे उसकी ड्राफ्टिंग हो रही है, कैसे वो बन रहा है, कैसे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन के हर एस्पेक्ट के लिए अलग अलग कमेटीज़ को अपॉइंट किया, अलग अलग लोगों को अपॉइंट किया, और बहुत ही अच्छे से, मतलब बिल्कुल अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन हमारा प्रिपेयर हो रहा है। अब इसके बाद एक और चीज़ आती है ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी क्या थी, इसमें 7 मेंबर्स थे, और ये चेयरमैनशिप किसकी थी इस पर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की, ठीक है। ये ड्राफ्ट कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन। जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था वो पब्लिश हुआ था जनवरी 1948 में, और अगले 8 महीने तक इसमें जो भी ये ड्राफ्ट था उसमें अमेंडमेंट्स हो रही थी, या फिर किसी को वो इशू थे वो रेज हो रहे थे, उसको बार बार पढ़ा जा रहा था, लोगों को सुनाया जा रहा था, समझाया जा रहा था कि क्या क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये हो गया है ना। इट टुक 2 years 11 months and 18 days for institute कॉन्स्टिट्यूशन। अब 2 साल 18 महीने नहीं 11 महीने और 18 दिन लग गए थे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। तो ये भी आप अच्छे से याद रख लेना, मैं तो भूल गई, ठीक है। 2 year 11 months 18 days। ओके, तो अब हम फाइनल उस पर हैं। तो इसमें क्या हुआ था, 26 नवंबर 1949 पे अडॉप्ट हुआ था हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसको साइन किया था प्रेसिडेंट ने, ठीक है। और प्रेसिडेंट किसके, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट, जो कि थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, इसके बाद 26 जनवरी 1950, ठीक है, इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फोर्स में आ गया था। इसमें तो क्या हुआ था, अडॉप्ट हुआ था और साइन हुआ था 1949 में, नवंबर 26 पे, और 26 जनवरी 1950 पे ये फोर्स में आ गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा। अब इसमें एक बात और आती है कि ये जो कमेंसमेंट हुआ था, इसमें आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 397, 380, 388, 391, 392 एंड 393 एक ही बार में फोर्स में आ चुके थे, ठीक है। एक और चीज़ आती है, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया विल बी इन हिंदी लैंग्वेज। जो हिंदी लैंग्वेज थी, सॉरी, हिंदी लैंग्वेज थी, उसके अंदर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उस लैंग्वेज के अंदर भी बना था। दैट शुड कॉज टू बी पब्लिश बाय द प्रेसिडेंट अंडर हिज अथॉरिटी। प्रेसिडेंट की अथॉरिटी के अंदर जो हमारे हिंदी में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था वो पब्लिश हुआ था। इसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन साइन बाय ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 308 मेंबर्स थे, और सबने साइन किए थे, ठीक है। किस पे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे। उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्हें भी साइन किए थे। ये सब होके 26 जनवरी 1950 में हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो गया था, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे, अब आर्टिकल स्टार्ट करेंगे, और इससे पहले इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रीएम्बल वगैरह, तो वो हम कल से स्टार्ट करते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।